हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का जो है स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है चाहे 9th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के हो, चाहे 11th क्लास के हो, किसी भी क्लास के हो, जो हमारे ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके अगर सिलेबस में रिलेटेड है तो आप अपनी तैयारी जो है मुझसे जुड़ करके कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर्स में जो है बोर का परमाणु मॉडल क्या है इनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहां जा करके आप हमारा जो है वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, तो इससे पहले रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया गया था, रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था और उसके आधार पर अपना जो मॉडल दिया था, तो उनके मॉडल में कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों को जो बोर थे उन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन कमियों को जो है दूर करने का प्रयास किया है और इसके आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब ये बोर का परमाणु मॉडल है क्या, तो इन्होंने 7 बातें बताई है अपने मॉडल में। तो इन 7 बातों के बारे में हम जो है बारी बारी करके जिक्र करेंगे। चलिए पहली बात हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इसे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने पहली बात जो बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने कहा, ये मान लीजिए हमारा नाभिक है, तो आप जानते हैं कि परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है एक बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी पहली बात इनकी ये कह रही है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहली बात उन्होंने बताया। और दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यानी जो नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर एक ही कक्षा नहीं होती, अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यानी एक से अधिक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है h/2π का गुणित होता है। यानी कक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी भाई, हर एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, अपने उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग आप जानते हो। कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का गुणित होगा, तो उसी कक्षा में जो है चक्कर लगाते हैं। ये इनका दूसरा हो गया। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा का निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। यानी अब नाभिक के बाहर जितनी भी कक्षाएं होती हैं उनका अपना एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। आप देख रहे हैं ये नाभिक है, तो नाभिक के बाहर जो है अलग अलग कक्षाएं होती हैं और सबका अपना अपना एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। और क्या होता है, इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर रहती है। यानी अब ये अपने अपने कक्षाओं में, जिस भी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें वो अपने कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं अपनी ही कक्षा में, तो उनकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो स्थिर होती है। ऐसा नहीं चक्कर लगा रहे हैं तो कम ज्यादा एनर्जी नहीं हो रही है। रदरफोर्ड ने कहा कि चक्कर लगाते हैं, ये नहीं बताया कि एनर्जी कम रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, ये सब नहीं बता पाए थे। तो उन्हीं की कमियों को दूर करते हुए बोर ने कहा कि ये अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते वक्त जो है ये इनकी जो ऊर्जा होती है वो स्थिर होती है, और जिसके कारण इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। भाई, जिस कक्षा में वो अपने चक्कर लगा रहे हैं उनकी वो अस्थायी कक्षा होती है, यानी उसी में परमानेंट वो अपना जो है चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को KLMN अथवा 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित करता है। भाई, हो सकता है इलेक्ट्रॉन के, देखो KLMN कह लीजिए, इसको आप K कह सकते हैं, इसको L कह सकते हैं। भाई, इस वाली कक्षा को, पहली कक्षा को K कह सकते हैं, दूसरी कक्षा को L कह सकते हैं और तीसरी कक्षा को M कह सकते हैं। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई कक्षा है तो उसको हम जो है N कह सकते हैं। ये जो आपका KLMN है, ये आप ऐसे 1 2 3 4 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो इनकी तीसरी बात हो गई
कि प्रत्येक कक्षा का निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं स्थिर होती है, जिसके कारण इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिटल्स बोला जाता है। इन कक्षाओं को के एलिमेंट अथवा 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई। अगली बात इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है जब ये अपनी निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमता है, यहाँ पे घूम रहा है, इसमें ये घूम रहा है, तो घूमता है, तब वह ना तो ऊर्जा उत्पन्न करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी जब ये अपनी कक्षा में, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो उस समय ना तो ऊर्जा निकालेगा और ना ही ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये इनकी अगली बात हो गई। फिर इन्होंने अगली बात बताई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, जैसे मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, तो ये कूद करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आउटर सेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो जो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी पाता है, तो वो कूद करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो वही कहा गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, तो वह अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है तथा वापस लौटते समय वह उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। भाई जब ये ऊर्जा पाएगा एक्स्ट्रा, तो ये कूद करके जो है अगली कक्षा में चला जाएगा, ये कूद करके अगली कक्षा में जाएगा, अरे यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब चला तो आएगा, अरे यहाँ लोग कुछ पाते हैं तो ऐसे नहीं फूले समाते, तो वैसे यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर से एनर्जी पाता है तो लेकर के भागता है और उच्च ऊर्जा, अरे इसके अंदर क्षमता आ जाती है, कूद के भागने लगना, ये अगली कक्षा में चला जाता है। लेकिन जब वो लौटने लगता है, तो वो जितना ऊर्जा जो है ऑब्जर्व किया रहता है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे जो है निकालते हुए लौटता है और अपनी कक्षा में आते आते पूरी एनर्जी जो है निकाल देता है। तो उसकी जो एनर्जी होती है E2 - E1 बराबर डेल्टा ई, यानी वह एनर्जी डेल्टा ई कहलाता है। यानी जब एक पाएगा तो जाएगा और लौटेगा निकालेगा, तो दोनों का डिस्टेंस, और ये जो एनर्जी होती है इसको Hb द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये फोटॉन की ऊर्जा होती है और V बराबर होता है C/λ, तो इसी को आप कह सकते हैं hc/λ। H प्लैंक्स नियतांक होता है। तो ये आपका हो गया पांचवा पॉइंट। और अगला पॉइंट कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है। यानी जो भी परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है। निम्नतम ऊर्जा स्तर का मतलब हुआ कि अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है, यानी जहां जो उसकी कक्षा है, जगह है, जिस चेंबर में के में रह रहा है तो के में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यल में रह रहा होगा तो केवल यल में ही रहेगा, यानी वो अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ही रहता है। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यानी मूल अवस्था, अरे जिसमें जो जहां रहता है वो उसको उसकी मूल अवस्था बोली जाती है। और बाहर से जब ऊर्जा देने पर परमाणु अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यानी जब अपने में रहेगा तो वह मूल अवस्था बोला जाएगा, और जब बाहर से एनर्जी पाएगा कूद करके अगली कक्षा में चला जाएगा। जैसे यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो यह इसकी उत्तेजित अवस्था होती है। उत्तेजित अवस्था कितनी देर रहेगा? अरे उतनी देर रहेगा जितनी देर इससे बाहर से एनर्जी मिली है। तो उसके बाद जैसे एनर्जी कम होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे लौट के अपने मूल अवस्था में फिर लौट आएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला देख लेते हैं। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है। यानी जब ये लौटता है तो लौटते समय जो इसकी ऊर्जा उत्सर्जन होती है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति होती है, यानी ये धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी की तरह जो है थोड़ा थोड़ा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा नहीं भक्त से जैसे पाए थे उसके बाद कूद के चले गए, वैसे आते वक्त भक्त से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो ऊर्जा लेंगे, लेते वक्त तो एक बंडल पा गए और कूद के चले गए, लेकिन जब आने लगते हैं तो वही ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति की जो है धीरे धीरे जो है उत्सर्जन करते लौटते हैं। और तो वही लिखा है, रेखाएं निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यानी अभी ये ऊर्जा उत्सर्जन का मामला जो है ये रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये जो है बोर का परमाणु मॉडल है, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनकी कुछ सीमाएं हैं, यानी सीमाएं हैं कि जिसके बारे में नहीं बता पाए, ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, 1 2 3 का नाम हम लेंगे।
देखिए, अगर बोर के परमाणु मॉडल की सीमाओं की बात करें तो बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये इनके 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास, यानी बोर का जो परमाणु मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हो चाहे आयन हो के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। जैसे एक परमाणु में जैसे हाइड्रोजन है या जो है हीलियम है, इस पर प्लस चार्ज लगा है, लिथियम पर 2 प्लस चार्ज लगा है, सब पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है यह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन हो, यानी जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, जैसे हीलियम है, लिथियम है, नियान है, नाइट्रोजन है, कार्बन है आदि की व्याख्या नहीं करता है। यानी जो बोर का परमाणु मॉडल है यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों की व्याख्या नहीं करता। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा कह रहे हैं यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जैसे मान लीजिए, अब एक की बात तो कर दिए कि पाया कूद के चला गया, मान लीजिए एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें आपस में क्या कोई प्रतिकर्षण भी होता है, इसके बारे में कोई जानकारी इनके पास नहीं है। अगला इनका है कि बोर का मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। यानी बोर का मॉडल जो है ये डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं। अगला है बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। यानी बोर का ये जो मॉडल है ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है इनके विरुद्ध है, और बोर के परमाणु मॉडल द्वारा ये जीवन इफेक्ट जो होता है इस सिद्धांत के बारे में कोई व्याख्या नहीं करते, इनके बारे में कोई बात नहीं बताते। तो ये इनकी कमियां हैं, इन कमियों को जो आप जान लीजिए। तो इस लेक्चर्स में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में कोई बढ़िया टॉपिक लेकर के मिलते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।